हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। चेक की डेफिनेशन की थी हमने लास्ट लेक्चर में। क्या क्या बातें थी? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज है सर, ये स्पेसिफाइड है, बैंकर पर है, पेबल ओनली ऑन डिमांड। साथ में बोले ये दो लोगों को, किसको? ट्रंकेटेड चेक को और इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक को। सर ये ट्रंकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक इमेज पे फटाफट से डिस्कशन करते हैं, कुछ कुछ आप लोगों को पता है। सर ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? मेरे पास एसबीआई बैंक है, दूसरे के पास जाना बैंक है, मुझे स्टूडेंट ने, ये टीचर को फीस पे की बाय चेक। टीचर का अकाउंट कहां पर है बेटा? एसबीआई में। स्टूडेंट का कहां है? जाना बैंक में। अब सर टीचर अपना चेक कहां पे लगाएगा? एसबीआई में। इन दोनों के बीच में कौन रहता है? एक क्लियरिंग हाउस। एसबीआई वाले ये चेक कहां भेज देंगे? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस वाले किसके पास भेजेंगे? जाना बैंक। जाना बैंक चेक करेगा इसके सिग्नेचर, इसका अकाउंट बैलेंस वगैरह, और बता देगा सर कि पेमेंट होगी कि नहीं होगी। फिर जो पेमेंट होगी वो कहां भेज देगा? थ्रू क्लियरिंग हाउस। किसके पास? एसबीआई के पास। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये क्लियरिंग हाउस कौन होता है? आइदर और इट्स एजेंट। जनरली हर जगह पर मैक्सिमम ब्रांचेस किसकी हैं? एसबीआई की। तो ये भी कहां पर रहेगा? एसबीआई। जनरली क्लियरिंग हाउस किसके होते हैं? एसबीआई के। अब मान लो जैसे एसबीआई ने कलेक्शन के लिए भेजा चेक क्लियरिंग हाउस में जाना बैंक का, हो सकता है जाना ने भी किसके पास भेजा हो? एसबीआई के पास। तो मान लीजिए एसबीआई कह रहे हैं मेरे पास आज जाना बैंक के 10 करोड़ के चेक है। जाना बैंक कहता है सर मैंने एसबीआई से आज 8 करोड़ लेने हैं, नेट 2 करोड़ की सेटलमेंट हो जाएगी। क्लियर टू ऑल? यही पर्पस रहता है मेरे किसका? क्लियरिंग हाउस का। अब चेक सर इतनी बार फिजिकल मूवमेंट करेगा। पहले यहां था चेक, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, फिर से वापस 6, फिर से वापस 7। किस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट आपकी पेमेंट होगी है जी? कहानी खत्म। कोई डाउट? अब सर इतनी फिजिकल मूवमेंट को, यहां से यहां तक की फिजिकल मूवमेंट को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? चेक की फोटो खींचते हैं, स्कैन करते हैं जैसे कि, और उसे कन्वर्ट कर देते हैं एक इमेज में, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक। और ट्रंकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ट्रंकेशन। ये चेकअप आज के बाद फिजिकल मूवमेंट में नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए इसको कोई दिक्कत है किस बात में कि सर चेक में मुझे सिग्नेचर सही से दिख नहीं रहे जो आपने मुझे स्कैनिंग भेजी है, या मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ओवर राइटिंग तो नहीं हुई पड़ी, तो सर ये फर्दर डिटेल मांगेगा किससे? एसबीआई से। और अगर ज्यादा दिक्कत लगी तो सर चेक ही मंगवा सकते हैं। तो राइट ऑफ, किसका राइट? कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर का क्या राइट है सर? जल्दी बोलो। कलेक्टिंग बैंकर क्या कर सकता है? डिमांड। या तो डिमांड करेगा सर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, और ओरिजिनल चेक। सही है। और ड्यूटी ऑफ, सॉरी राइट ऑफ पेइंग बैंकर है यहां पर, राइट ऑफ पेइंग, ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। पेइंग बैंकर कौन है हमारे पास? जाना। कलेक्टिंग बैंकर कौन है? एसबीआई। इसकी क्या ड्यूटी है सर? जल्दी बोलो। ही शैल वेरीफाई प्राइमा फेसाई जेन्युइननेस। वेरीफाई प्राइमा फेसाई जेन्युइननेस। देखने में उसे कोई गलती तो नहीं लग रही है किसमें? चेक में, जो ये ट्रंकेट करने वाला है। फिर आया मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है सर? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ऐसा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तुमने अपने मोबाइल से, तुमने अपने कंप्यूटर से, तुमने अपने लैपटॉप से, किसी भी, इसको हमने बोला कंप्यूटर रिसोर्स। क्या बोला? कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स से तुमने जाकर अपनी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह में जाकर वहां पर ऑनलाइन चेक जनरेट किया, अपने पासवर्ड वगैरह लगाए, डिजिटल सिग्नेचर लगाए, विद और विदाउट असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, और सर वो इलेक्ट्रॉनिक चेक कंप्यूटर पे बना। फिर तुमने वो चेक, ई चेक यहां से जनरेट हुआ, और तुमने वो किसको भेज दिया? सामने वाले को, पेई को। वो चेक भेज दिया, उसके सिस्टम में ही चेक गया कंप्यूटर में, वहां से वो इसको कैश करवा लेगा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू।
या कहीं भी पेपर का प्रयोग नहीं हुआ, जो कि किसमें हुआ, ट्रंकेटेड चेक में। सही है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है मेरे लाल, यस और नो। तो ये हमारे पास बच्चे आ चुका है ट्रंकेटेड, वो चेक जिसे ट्रंकेट किया गया, ट्रंकेट मतलब कन्वर्ट फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। तो सर इसे ट्रंकेट किया गया क्लियरिंग साइकिल के दौरान। कौन कौन कर सकता है, क्लियरिंग हाउस कर सकता है, कोई भी बैंकर कर सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होगी उसके बाद फर्दर फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक चेक, मतलब चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स यूज करके मैंने जनरेट किया। कंप्यूटर रिसोर्स मतलब कोई भी फोन हो गया, कोई भी लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, कोई टैबलेट होगी, ठीक है। साइंड इन अ सिक्योर, किसी सिक्योर सिस्टम में साइन किया जाता है जिसमें क्या रहता है मेरे पास, डिजिटल सिग्नेचर, चाहे विद चाहे विदाउट बायोमेट्रिक समझते हो, हाँ कि ना। ये सिर्फ थंब प्रिंट नहीं है, ये भी बायोमेट्रिक का पार्ट है, तुम्हारा फेस स्कैन भी बायोमेट्रिक का पार्ट है। कोई भी हो सकता है, चाहे विद और विदाउट बायोमेट्रिक। एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फर्क है, क्या फर्क रहता है, तो दोनों लिखने तुमने पेपर में। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक में इनमें थोड़ी सी सिस्टम्स हाई होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक में कैसे की, डिजिटल तुम जहां जहां यूज कर रहे हो हमें पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में तुम्हारा एक पाथ बनता रहता है, रिकॉर्ड बनता रहता है बैकलॉग में कि भाई साहब इसने यहाँ पर सिग्नेचर किए थे, इसने यहाँ पर सिग्नेचर किए थे। तो एक थोड़ा कम सिक्योर है, एक थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, लेकिन समय के साथ दोनों सेम बनते जा रहे हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर में विद और विदाउट बायोमेट्रिक, या फिर तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ड्यूटीज ऑफ बैंकर ट्रंकेशन के दौरान, कलेक्टिंग बैंकर कौन था, जाना बैंक, हाँ कि ना, नो सर, एसबीआई। कलेक्टिंग बैंकर वेरीफाई करेगा ड्यू डिलिजेंस के साथ प्राइमा फेसाई जेन्युइननेस ऑफ द चेक टू बी ट्रंकेटेड, और फ्रॉड फॉर्जरी अगर कोई अपरेंट है वो चेक करेगा। फ्रॉड फॉर्जरी समझ रहे हो, वो वहां पे था 10,000, ठीक है, 10,000 था, उसको इस तरह कुछ लैख में ओवर राइटिंग करके कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। क्लियर है, चलिए। पेइंग बैंकर, एनी रीजनेबल सस्पिशन, किसके बारे में, जेन्युइननेस। अगर उसे आती है सर, पेइंग बैंकर कौन था, जाना बैंक, अगर उसे सस्पिशन आई तो वो क्या कर सकता है, द पेइंग बैंकर इज एंटाइटल्ड टू डिमांड फर्दर इंफॉर्मेशन, या फिर सर चेक ही ले आओ मेरे पास। क्लियर, नेक्स्ट, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। वही बिल था ए बी सी डी ई, ई ने समय आने पर बिल किसके पास प्रेजेंट किया, बी के पास, बी ने मना कर दिया। ई कहां पहुंचा बेटा, कोर्ट में। कोर्ट में कौन बैठा है हमारे पास, एक नोटरी पब्लिक। अब नोटरी पब्लिक या तो खुद या अपने एजेंट को भेजेगी किसके पास, बी के पास। ये अगर मिला और पैसे देने से मना किया, या फिर ये मिला ही नहीं, तो सर उस केस में नोटरी पब्लिक एक सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगी जिसमें सर क्या क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिटेल्स की जगह बेटर वर्ड पता है कौन सा यूज होता है, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मतलब ट्रांसलेशन, टोटली सेम बातें एज इट इज इंस्ट्रूमेंट छाप दिया गया ट्रांसलेट करके। डिटेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और सबसे जरूरी रीजंस फॉर डिसऑनर, क्यों डिसऑनर हुआ सर, या तो उसने पैसे देने से मना कर दिया, या फिर मिला ही नहीं, बिल्कुल सही है, कोई भी रीजन। दूसरा फैक्ट ऑफ नोटिंग, कि हम इस बिल को नोटिफाई किया गया हमारे द्वारा, नोटिंग चार्जेस ये वो, ऐसी छोटी छोटी डिटेल इस सर्टिफिकेट पर बन जाएंगी। इस सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे बेटा हम, प्रोटेस्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट को क्या करेंगे हम बेटा, इस प्रोटेस्ट को हम सर प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, और सर साथ के साथ अंडर सेक्शन 119 प्रिजम्पशन आ जाती है किस चीज की, कि सर वाकई में ये बिल डिसऑनर हुआ था। सही है, चलिए आगे आगे। इसके बाद सर एक आता है मेरे पास प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी।
ये तब होता है जब तुम्हारा सामने वाले से भरोसा उठ जाता है। अब ध्यान देना बेटा, ड्रॉर से भरोसा उठा, ड्रॉई से उठा, एक्सेप्टर से उठा। किससे भरोसा उठा? एक्सेप्टर। ड्रॉई की तो लायबिलिटी नहीं है, भरोसा आने की बात ही नहीं है। तुमको अबे तूने मार्केट में पैसे देने, मेरा भी एक बिल पड़ा है, कह रहा मेरे को देने ही नहीं है, तो उस पर एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा, खेलता रहा। क्लियर है? तो सर प्रोटेस्ट और बेटर सिक्योरिटी में क्या है, अगर एक्सेप्टर बिल की ड्यू डेट से पहले, बिल की ड्यू डेट से पहले या तो एक्सेप्टर हो गया इंसॉल्वेंट और क्रेडिट हैज बीन पब्लिकली इम्पीच्ड। इम्पीच्ड मतलब भेदना, उसके क्रेडिट में छेद हो गया, बेइज्जती होगी कहीं, समय पर लोगों के पैसे नहीं दे रहा था, मार्केट में बात फैल गई क्या कि ये पैसे नहीं देता, तो सर हम किसके पास फिर से जाएंगे बेटा? नोटरी के पास। नोटरी को बोलेंगे हमें इसकी एक्सेप्टेंस मंजूर नहीं है, इसके पास पहले ही पैसे देने को नहीं है, समय आने पर हमारे पैसे कहां से देगा? तो सर नोटरी इसको कहेगा भाई साहब आप एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए। बेटर सिक्योरिटी मतलब कोई और पर्सन को बोल दीजिए कि एक्सेप्ट कर ले। सही है? चलिए, ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक हो गए। सेक्शन याद रखेंगे कौन कौन से सर? नोटिंग का कौन सा था सेक्शन 99, प्रोटेस्ट का कौन सा है 100। ठीक है जी। जब प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट वगैरह से सर, तो होल्डर उस फैक्ट को नोट करवा सकता है। वर्ड है मे मतलब ऑप्शन है, अब डिपेंड करता है। अगर तो लॉ में लिखा है कि बिल की नोटिंग करवा लेना, फिर नोटिंग करवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो सर मर्जी करवाऊं चाहे ना। सर फर्क क्या पड़ेगा? अगर लॉ में लिखा है कि नोटिंग करवानी जरूरी है और तुम नहीं करवाते, यू कैन नॉट स्यू प्रायर पार्टीज। अब और ध्यान देना बेटा दोबारा से, ये तुमने गेम खेली थी ना ABCDE, लॉ में लिखा नहीं था कुछ भी, तो क्या नोटरी के पास जाना जरूरी है? जल्दी बोलो यस सर नो। नो सर। ED को स्यू कर सकता है, हाँ कि ना? यस सर। उसके लिए कौन सा नोटिस देगा बेटा? नोटिस ऑफ डिसऑनर। नोटिस ऑफ, क्या सी को स्यू कर सकता है? यस। कौन सा नोटिस? डिसऑनर एंड सो ऑन। अगर लॉ में लिखा है सर कि क्या होना जरूरी है बिल का? नोटरी पब्लिक के पास जाना जरूरी है, बिल की नोटिंग वोटिंग होनी जरूरी है सर, तो उस केस में इसको नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं, क्या देना पड़ेगा? नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। क्या देना पड़ेगा? नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। कि बस अब ये बिल प्रोटेस्ट हुए, ये देख लीजिए, अब आपकी जिम्मेवारी है। डिसऑनर का नहीं, कौन सा नोटिस आएगा? प्रोटेस्ट का। कौन भेजेगा जरा ध्यान देना, क्या ई भेज सकता है नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट? यस यार, वो तो भेज ही सकता है। क्या नोटरी पब्लिक भी भेज सकती है? यस। उसको अथॉरिटी दे दोगे तो वो भेज देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी इफ अ बिल इज रिक्वायर्ड, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, इफ अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड, देन नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी सेंट और नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट मस्ट बी सेंट। नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट सब तुम बताएंगे कि भाई साहब देखो लीगली जरूरी था और हमने करवा भी लिया है। प्रोटेस्ट में डिटेल आ गई, प्रोटेस्ट में डिसऑनर की डिटेल आ गई। प्रोटेस्ट भेजने का कारण कि हम अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके। हम्म हम्म ना 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 सर, इलेक्ट्रॉनिक चेक को आप नेफ्ट वगैरह से कंफ्यूज मत कीजिए। ऑनलाइन चेकबुक में वो इलेक्ट्रॉनिक चेक है। डिपेंड करता है आप कौन से मोड यूज कर रहे हो बच्चे। आज के डेट में बहुत सारे मोड है, बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, नेफ्ट चल रहा है, IMPS चल रहा है, UPI चल रहा है, RTGS वगैरह चल रही हैं। तो सर बड़ा कुछ है, फंड ट्रांसफर की ऑप्शन आती है, तुम्हें पता ही नहीं होता फंड ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। एप्स बनी हुई है, एप्स में ऑप्शन आती हैं किसको कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं। नेट बैंकिंग में ऑप्शन आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक मतलब चेक जैसी इमेज जनरेट होती है, कंसेप्ट पुराना है, आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है।
इतना रेलेवेंट नहीं है जितना आज की डेट में ये चीजें रेलेवेंट है। सही है। अब मुझे किसी को 1-2 लाख ट्रांसफर करने से बड़े प्यार से कहाँ तक, इससे हमारी यूपीआई से भी हो जाते हैं 5, 10, 20 हज़ार, तो ऐसे ही करते रहते हो तुम। हाँ के ना। ऑनलाइन ट्रांसफर करने, बेनिफिशियरी ऐड करो सर, लाख ट्रांसफर करना है, 2 लाख ट्रांसफर करना है, खत्म। वो चेक नहीं जा रहा। चेक क्या है, मैं एक कागज के टुकड़े जैसी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाऊंगा अपने वहां पे फ्रेम पे, वो इमेज उसके पास जाएगी, किसके पास, पेई के पास। वो उसको देखेगा, चेक करेगा, फिर वो अपने बैंक को फॉरवर्ड कर देगा, वो मेल वगैरह कलेक्शन के लिए डिटेल बताकर, तो वो उसकी कलेक्शन। ठीक है जी। वो यूज में नहीं है प्रोसेस कहीं। आई डोंट थिंक किसी ने देखा वेखा होगा। सही है। आइए, तो सर जब प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का कारण बेटा क्या होता है, जल्दी बोलो। या तो नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट। ही में कॉज डिसऑनर टू बी नोटेड बाय अ नोटरी पब्लिक। अब ध्यान देना, नोटिंग किस किस पर हो सकती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आइदर अपॉन द इंस्ट्रूमेंट और अपॉन अ पेपर अटैच देयर टू। पेपर अटैच देयर टू कौन सा, कोई भी पेपर साथ में लगा दो सर, कोई भी पेपर साथ में लगा दो अगर जगह कम पड़ रही है नोटिंग करने के लिए। और पार्टली अपॉन ईच, मैं लिख रहा था जगह खत्म हो गई तो मैं आधे पर भी कर पाऊंगा। ठीक। एक सर पेपर और था एलॉन्ज, जय 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 हे। अब मिरलाल ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैंने इंडोर्स करना है। इंडोर्स करना मतलब यहाँ पे कुछ साइन वाइन करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा यस और नो। यस, पे टू ए पे टू बी लिख रहा था मैं, खत्म होगी यार जगह, क्या करूं, एक और पेपर अटैच कर दो के लिए। कैलकुलेशन मत करो बेटा। ठीक, क्या कर दो इसके लिए, एक और पेपर अटैच कर दो। किस चीज के लिए, इंडोर्समेंट्स के लिए। जो पेपर अटैच किया उसका नाम क्या रहता है, लॉन्च। सही है। लॉन्च नहीं है, लॉन्च एंड बार। बाहर आ जाओ इस बार से। तो बेटा कहां कहां नोटिंग हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट पर हो सकती है, साथ जुड़े पेपर पर हो सकती है, सारी की सारी नोटिंग, यस। दोनों पे आधी आधी हो सकती है, यस। रीजनेबल टाइम में करवाना, डिसऑनर के बाद करवाना, पहले मत चले जाना। डेट ऑफ डिसऑनर बताई जाएगी, रीजन बताए जाएंगे इफ एनी, और अगर साफ साफ मुंह पे बोल के बेइज्जती की गई है तो वो भी बात लिखी जाएगी सर। नहीं की गई है तो क्यों तुम उसे डिसऑनर मान रहे हो, वो खुद तो बोल नहीं रहा कि बेइज्जती होगी। एंड नोटरी चार्जेस, नोटिंग इज ऑप्शनल इन केस ऑफ इनलैंड बिल। देसी बिल है ना जो देसी मुर्गे, उनके लिए नोटिंग ऑप्शनल है, कंपलसरी किसमें है, फॉरेन बिल। ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गए, अगर तुम करवाना भूल गए सर तो होल्डर के कोई राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे। प्रोटेस्ट, डिसऑनर्ड बाय नॉन सबमिट नॉन पेमेंट, सेम बात है ऊपर वाली। रीजनेबल टाइम में सर उसको बोल सकते हैं आप नोटिफाई करो और सर्टिफाई करवा दो। किससे, नोटरी से। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या बेटा, प्रोटेस्ट। कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट बेटा, इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम, किसका नाम जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट बन रहा है। फैक्ट एंड रीजन ऑफ डिसऑनर, जगह और समय जहां पर बेइज्जती हुई, नोटरी पब्लिक के साइन। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर और पेमेंट फॉर ऑनर, उस बंदे की डिटेल। ये क्या है, बाकियों को याद है, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं सर, पेमेंट फॉर ऑनर नहीं सर, नेगोशिएबल तो हमारा थोड़ा दिक्कत भरा है, कोई बात नहीं, समय आने पर इसे आगे जाकर कर लेंगे, डोंट नीड टू वरी। प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, जब कौन बेटा उड़ा, एक्सेप्टर, क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट या क्रेडिट हो गया पब्लिकली इम्पीच्ड। कब, मैच्योरिटी से पहले बाद, पहले पता लग गया यार आने वाले समय में पैसा नहीं देगा। द होल्डर में विद इन रीजन में कॉज हिम टू डिमांड बेटर सिक्योरिटी, और अगर सर वो मना करता है तो उस फैक्ट को हम नोट कर लेंगे, उस सर्टिफिकेट को क्या कहा जाएगा, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट बता चुका हूं मैं, हाँ के ना। अगर प्रोटेस्ट जरूरी है तो नोटिस ऑफ डिसऑनर की जगह कौन सा नोटिस चिपकाएंगे, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। अगर सर लीगली रिक्वायरमेंट है तो नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट देंगे, डिसऑनर नहीं देंगे। नॉन पेमेंट डिसऑनर नॉन एक्सेप्टेंस कहता, अगर ये रीड ओनली प्रोविजन है बच्चे, कर लेना, डाउट आएगा तो बता दूंगा कि करवाऊं, जल्दी बोलो मेरे लाल। खुद कभी कुछ करने जिंदगी में, पेपर मेरे हैं तुम्हारे हैं, आओ।
अ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी प्रोटेस्टेड फॉर, ध्यान देना, नॉन पेमेंट विदाउट प्रेजेंटमेंट है। बिल का सर्टिफिकेट बनवा लो कि भाई साहब इसकी पेमेंट नहीं मिलनी, इसकी पेमेंट नहीं मिलनी, बिना पूछे पेमेंट का। नहीं, इफ इट हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, अगर पहले ध्यान देना, बिल जब नॉन एक्सेप्टेंस के कारण डिसऑनर हो, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, आज ही उसे डिसऑनर मान लो, या मैच्योरिटी तक वेट करो, एक बार दोबारा पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दो, एक बार दोबारा पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दो। नहीं देता पेमेंट, फिर ड्रॉर तो मेरे पास है ही है, हाँ कि ना, यस। पेबल एट सम प्लेस अदर देन रेजिडेंस, उसके घर के अलावा कहीं और पेबल था और सामने वाले ने खुद इनिशिएटिव नहीं लिया पेमेंट का, एंड इट इज नॉट पेड और बिफोर और एट मैच्योरिटी, उसने डिसऑनर तो कर दिया, किसके लिए, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए, तो मुझे प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। बस इसमें मेन ये है, वैसे तो अगर बिल डिसऑनर होता है किस चीज के लिए, नॉन पेमेंट के लिए, उसको हर बार ना प्रेजेंट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट, लेकिन इस केस में प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, जब एक बार पहले बेइज्जती हुई थी और प्लेस ऑफ पेमेंट घर के अलावा कहीं और है और हमें पेमेंट नहीं मिली, तीन बातें, डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, अदर देन ड्रॉई रेजिडेंट, चौथा तीसरा नॉट पेड। आओ जी, फॉरम बिल में सर जनरली जरूरी होती है, वैसे तो डिपेंड करते हैं उस कंट्री के लॉ पर, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम मान के चलेंगे क्या, मस्ट बी प्रोटेस्ट, जरूरी है। रीजनेबल टाइम क्या होता है बेटा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को और कोर्स ऑफ डीलिंग को। किसको चेक करना पड़ेगा, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पार्टीज की कोर्स ऑफ डीलिंग। नोटिस ऑफ डिसऑनर देने के लिए सर हम चेक करेंगे प्लेस, अगर तो वो लोग रहते हैं अलग अलग प्लेस पर, क्या रूल था बेटा, या तो आज की डेट में पोस्ट कर दो या फिर कल पोस्ट कर दो, पोस्टिंग का रूल है सर। डिस्पैच बाय द नेक्स्ट पोस्ट, जब बेइज्जती हुई उसके बाद जो भी नेक्स्ट पोस्ट गई, और फिर नेक्स्ट डे। अच्छा जी, अगर सर सेम प्लेस पे रहते हैं सर तो पहुंचने की बात करेंगे, पोस्टिंग की बात नहीं करेंगे। ऐसे पोस्ट करना, चाहे आज पोस्ट करो, मुझे नहीं पता कब करोगे, उसके पास अगले दिन पहुंच जाए, रीच हिम नेक्स्ट डे आफ्टर द डिसऑनर। सर फर्दर ए ने बी को दिया, सी को, डी को, ई को बिल दिया, ई की बात तो हमने कर ली, ई ने नोटिस देना है किसको, डी को, देखेंगे दोनों सेम शहर में है अलग अलग शहर में है, एंड सो ऑन, वो रूल हम देख लेंगे। सर अगर डी ने सी को नोटिस देना है, फिर सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे, एज इफ डी वॉज द होल्डर, एज इफ डी वॉज द होल्डर। नेक्स्ट आओ सर, कैपेसिटी, कैपेसिटी का सेक्शन मेरे लाल 26, किस चीज की कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की ना, नहीं यहां पर है बेटा प्रोमिसरी नोट वगैरह, क्या क्या, मेक, बोलो बोलो, मेक, ड्रॉ, एक्सेप्ट और इंडोर्समेंट, डिलीवरी और नेगोशिएशन, इन दोनों को मिलाकर बन गया डिलीवरी, और इंडोर्समेंट को मिलाकर नेगोशिएशन। बहुत ही बढ़िया, किसकी, पीबीसी की। जो भी पर्सन क्या था, मैं तो बता ही नहीं रहा, जो भी पर्सन क्या है, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जिस लॉ में वो सब्जेक्ट है, ही में बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड, दोनों बातें बेटा, बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड बाय दिस ऑफ। माइनर, माइनर सर ड्रॉ कर सकता है, यस, मेक कर सकता है, नो, प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसर नहीं हो सकता, एक्सेप्ट कर सकता है ना, इंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट, एनी नेगोशिएबल, टू बाइंड ऑल पार्टीज। मुनिया ने नोट ड्रॉ कर दिया, सब बाइंड है बेटा, मुनिया आजाद घूम रही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रही है अपना, सिंपल एज दैट। माइनर एग्रीमेंट इज void and it cannot be ratified even if he attains majority। माइनॉरिटी में उसने कोई नोट एक्सेप्ट कर लिया था, जब मेजर हुआ तब क्या रेटिफाई किया जा सकता है, नो। माइनर ने एक चेक ले लिया, किससे, बी से, मेजर से लिया, पे ही हो सकता है, यस। ये एक बच्चा लास्ट में बेटा गिर गया, जाग रहे हो मेरे लाल, बहुत ही बढ़िया, विच ही एंडोर्स टू आर, उसने किसको चिपका दिया, ये आर को, चेक की बेइज्जती होगी। किसको स्यू कर सकता है, आर माइनर को कर सकता है, मेजर को कर सकता है, यस, आर चाहे माइनर है चाहे मेजर है। अब एक चीज का ध्यान, अगर आर माइनर है तो
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पेई कोई भी हो सकता है, आर चाहे मेजर है चाहे माइनर है, वो किसको स्यू कर सकता है, बी को, सी को नहीं कर पाएगा। कैपेसिटी ऑफ कॉर्पोरेशन कह रहा क्या सेक्शन 26 पावर देता है किसको, कंपनीज वगैरह को, चीज की बिल वगैरह बनाने की ना, कहते उसके लिए उनका अपना एक्ट देखो, उसके लिए उनका अपना एक्ट देखो, उनका एमओए देखो, उनका एओए देखो, सेक्शन 22 है कंपनीज एक्ट में, वो बताएगा इस बारे में। ठीक है जी, इसमें कोई शंका? चलिए नेक्स्ट, अथॉरिटी टू साइन कौन कौन कर सकता है, जो भी पर्सन कैपेबल है वो बाउंड हो सकता है, ड्यूली बाउंड बाय ऑथराइज्ड एजेंट। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना मेरे लाल, जनरल एजेंट पता है या कमर्शियल एजेंट, बिजनेस एजेंट पता है, हाँ कि ना, क्या अथॉरिटी होती है मेरे लाल इसके पास? हाँ 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 हाँ, टाइप्स ऑफ एजेंट ना तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है, किस एजेंट के पास जनरल अथॉरिटी मानी जाती है। जनरल एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है, बाय गुड्स, ना ना सारा कुछ नहीं, सारा कुछ बाय गुड्स, सेल देम, प्लेज कर सकता है उन गुड्स को, बाय सेल प्लेज। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ वगैरह करने की अथॉरिटी है ना, नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्या अगर ड्रॉ करने की अथॉरिटी दे रखी है, डजिंग इट इंक्लूड अथॉरिटी टू एक्सेप्ट ऑल्सो? नो, सब कुछ एक्सप्रेसली देना पड़ेगा। सही है, अगर ड्रॉ करने की अथॉरिटी है तो एक्सेप्ट करने की नहीं है। अब पढ़ो, जनरल अथॉरिटी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, जनरल अथॉरिटी का मतलब बाय सेल प्लेज, does not authorize to accept or endorse the bills. Authority to draw endorse की भी बात नहीं करती या accept की भी बात नहीं करेगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है किसके बिहाफ पे बेटा, ऊपर वाले बंदे के बिहाफ पे, जिसका वो क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सर उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि उसने साइन कैसे किए हैं। अगर अपना नाम लिखकर साइन किए हैं, पर्सनल नाम, उसकी लायबिलिटी है पर्सनल। अगर उसने लिखा है साइनिंग एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ द डिसीज्ड, तो उस केस में हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एसेट्स इनहेरिटेड बाय हिम। याद आया, जितना छोड़ कर गए हैं उतने के लिए ही मैं लायबल हूं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता है पर्सनली जब तक वो अपनी लायबिलिटी लिमिट नहीं करता जितने उसको एसेट मिले हैं। चाहे तो वो अपनी लायबिलिटी एक्सक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है मतलब सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट पता है, किस किस को नहीं पता, शाबाश शाबाश। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट सभी को पता है, यस और नो? थोड़ी थोड़ी याद है, चलो सर एक बार फिर से बता दो, ए बी सी डी ई, आज एफ भी उठा। डी ने ना जब साइन किए क्या लिखा होगा बेटा, पे टू ई, साइन कौन करके बैठा होगा, डी, हाँ के ना? कल को ईडी को स्यू कर सकता है, यस। कल को एफडी को स्यू कर सकता है, यस। इसने लिख दिया पे टू ई सेंस रिकोर्स, क्या लिख दिया, पे टू सेंस रिकोर्स। अब क्या ईडी को स्यू कर सकता है, नो। क्या एफडी को स्यू कर सकता है, नो। होगा तो वैसे मैं बिल तो दे रहा हूं लेकिन इसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो जब एक बंदा बिल में से गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया बन जाता है, उसका नाम क्या रखा हमने, सेंस रिकोर्स। फिर तुम बिल क्यों ले रहे हो मत लो कि भाई नया बिल दे दे, सारी लिख देंगे, पहले स्कीम में चलता है दिमाग। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर, कैन नॉट नेगोशिएट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बाय डिलीवरी, जो कि एंडोर्स तो हो चुका है बट डिसीज्ड जाने से पहले डिलीवरी देकर नहीं गया। पता लगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होता है, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। उसने क्या कर दिया मेरे लाल, डिलीवरी की, तो इंडोर्समेंट करके चला गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर सकता है, कर देगा तो लेकिन वो वैलिड नहीं है।
क्लासिफिकेशन, क्या बेबी टॉपिक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सी तरह के होते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सर, किसको पेबल है जल्दी बोलो। एक पर्टिकुलर पर्सन को, उसके ऑर्डर को, या फिर पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। कैसे ट्रांसफर होते बेटा? ये इंडोर्समेंट भी होएगी और सर डिलीवरी भी होएगी। या फिर सर वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें लास्ट इंडोर्समेंट बिल्कुल फील्ड है, मतलब क्या लिखा हुआ है, पे टू ए या फिर पे टू बी एंड सो ऑन। नेक्स्ट बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर कौन सा होगा सर? ध्यान देना, नाम ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है पे टू, खाली छोड़ा हुआ है, या फिर लिख दिया पे टू बियरर लिख दिया, या फिर जो इंडोर्समेंट है साइन करके छोड़ दिए, खाली इंडोर्समेंट है, इन विच द ओनली इंडोर्समेंट और द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। ब्लैंक समझते हो ना, दिमाग में बस, बहुत ही बढ़िया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नाम पेई का खाली छोड़ दिया, या फिर वर्ड किस, ध्यान देना क्या लिखा, पे टू ए और बियरर। अब बिल किसको पेबल है बेटा? ना, बियरर। कोई भी के आ जाए बिल लेके, मुंह पे पैसे मार देंगे, सिंपल एज दैट, हाँ कि ना। साथ में वर्ड कौन से ऐड कर दिए? और बियरर, एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बियरर, या फिर लिखा है पे टू बियरर, या लिखा ए और बियरर, और वेयर द लास्ट और ओनली इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। इसको कैसे फेंकेंगे आगे? डिलीवरी के द्वारा। कहते हैं सेक्शन 31 याद रख लेना आरबीआई एक्ट का, क्या कहता था? प्रोमिसरी नोट में भालू वर्ड आएगा ही नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भालू के साथ कौन नहीं आएगा? डिमांड। भालू को कुछ मांगने की इजाजत नहीं है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब पेबल होगा? ये इनको पॉज देते हैं बेटा, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और कल एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फिक्टिशियस बिल, पता है सभी को? ठीक है जी, करते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू ऑल।